वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहां अकाउंट्स हम आपके लिए इतना इजी बना देंगे जैसे आप बनाना खा रहे हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और बेसिकली क्यों होता है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन इवेंट के दो पहलू होते हैं। ये हमें तजुर्बे से पता लगा है कि कम से कम दो पहलू, दो एस्पेक्ट होते हैं, दो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं। मतलब दो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग दो इंफॉर्मेशन हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट में से। और वो दोनों पहलू को अलग अलग अगर हम रिकॉर्ड कर ले शुरू से ही, तो हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स का, जिसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। हमने लास्ट ट्रांजैक्शन कह रही हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा कि एक अकाउंट क्या होता है। एक पर्सन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक मीनिंग की, एक नेचर की, कोई भी एक चीज़ की अगर सारी इंफॉर्मेशन और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिवली उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम एक जगह लिख दें तो वो उस चीज़ का एक अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में एंड में ट्रांजैक्शंस के टाइप्स भी पढ़े थे। ठीक है, जिसमें इमीडिएट गिव एंड टेक हो रहा है, या सिर्फ कुछ टेक हो रहा है, या सिर्फ कुछ गिव हो रहा है एक्सचेंज में। ठीक है, आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो अकाउंटेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉल्ड एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, एंटिटी एंटिटी कंसेप्ट। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। सपोज मैंने एक बिजनेस शुरू किया है नया नया, और मेरे बिजनेस को 1 महीना हुआ है अभी चलते हुए, और मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस बेसिकली कैसे रही है ये 1 महीने में। ठीक है, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स खोल के देखती हूँ फाइनेंशियल। उसमें से मुझे पता लगता है कि ये फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस में मेरी, यहाँ पे लिखते हैं, सेल्स रही हैं 1 लाख टोटल। ठीक है, सेल्स का है कि ऑब्वियसली गुड्स की, हम समझ चुके हैं गुड्स वो चीज़ होते हैं जिनमें आप डील करते हैं या जिनको आप बेचते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो सेल्स रही हैं मेरी 1 लाख की। इन्हीं को मैंने किसी से ख़रीदा है। मैं ट्रेडर हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, ट्रेडर हूँ। तो मैंने ये गुड्स बेचने के लिए किसी से ख़रीदा है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है और आगे उसको बेचा है। तो मैंने यही गुड्स खरीदे हैं, मतलब परचेज किए हैं। तो परचेजेस मेरी सपोज 25,000 की रही है। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस का हम देख रहे हैं। ठीक है, स्टाफ सैलरी, मैंने कुछ स्टाफ रखा हुआ है, मान लो 10,000 सैलरी लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स रही है मेरी 1 लाख की, परचेजेस रही हैं 25,000 की, स्टाफ की सैलरी मैंने 10,000 दी है, कुछ और एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं बिजनेस को चलाने के। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस, EXP शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, एक्सपेंसेस हुए हैं मान लो 15,000 के। ठीक है, अब ये एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं। सपोज कर लो मैंने मेरे बिजनेस में एक कंप्यूटर है जिसमें सारे रिकॉर्ड रहते हैं, हिसाब रहता है, जिससे बिल बनता है, तो उसको रिपेयर कराया। ठीक है, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर। सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बिजली तो यूज़ करेंगे ना आप अपने बिजनेस में, तो उसका बिल पे किया।
सपोज मैंने नया बिजनेस है मेरा, उसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करी, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे कई खर्चे हुए मेरे, तो वो सारे मैंने क्लब कर लिए। एडिशनल एक्सपेंसेस 15,000 के, ठीक है। सेल्स हुई 1 लाख, परचेज हुए 25,000, स्टाफ की सैलरी दी 10,000, एडिशनल एक्सपेंसेस ये सब हुए 15,000 के, ठीक है। अब मैंने भी कुछ पर्सनली खर्चे करें, ठीक है। जैसे सपोज मेरा खाने का खर्चा, मैं खाना तो खाती हूँ, खाने का खर्चा, क्लोथ्स का खर्चा। सपोज मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो जिस घर में मैं रेंट पे रह रही हूँ उसका खर्चा, ये सब मिला के सपोज 25,000 हो जाता है, ठीक है। ये रेंट किसका है? मेरे अपने घर का, ठीक है। मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा घर का रेंट, ये सब 25,000 हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कुछ शॉपिंग करी, ठीक है, कुछ ड्रेसेस खरीदे, कुछ जूते खरीदे, तो शॉपिंग पे गई, सपोज मैंने शॉपिंग करी 15,000 की, ठीक है। और सपोज मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दी कि भाई मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तुम सबको ट्रीट मेरी तरफ से, तो मैंने पार्टी भी दी फ्रेंड्स को, और बहुत ही लैविश पार्टी करी, मेरा 10,000 एक्सपेंस आ गया, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताइए, ये सेल है 1 लाख की, उसमें से परचेजेस हुए हैं इतने 25,000। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना तो कर लीजिए, नहीं तो खुद कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। स्टाफ सैलरी दी है 10,000, एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं 15,000, मेरा फूड का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, घर के रेंट का खर्चा हुआ है 25,000, मैंने अपनी पर्सनल शॉपिंग करी है, ठीक है, कपड़े जूते नए अपने आप को ख़रीद के दिए, उसका 15,000 हुआ है। और मैंने पार्टी दी अपने फ्रेंड्स को 10,000, तो ये अमाउंट एंड में बच गया 0। जो 1 लाख मिले थे सेल से वो पूरे इसमें खर्च हो गए। तो अब मैं बिज़नेस का परफॉर्मेंस देख रही हूँ अपने फर्स्ट मंथ में, तो बिज़नेस ने तो बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है बिज़नेस में, सारे ही पैसे खर्च हो गए, तो बड़ा ही बेकार बिज़नेस है, बंद कर देना चाहिए। और इसमें पैसे क्यों लगाने, और अपने पैसे ज़ीरो क्यों करने, है ना। तो बिज़नेस को हमने बंद ही कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है। रॉन्ग। आप समझिए, ये बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस है, ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड करूँगी तो मैं बिज़नेस डिसीजंस गलत ले लूँगी। इसको और थोड़ा बारीकी से समझते हैं, ठीक है। अभी मैं ये हटा रही हूँ, अज्यूमिंग कि आपने लिख लिया है, ठीक है। इसी को अगर हम बाइफरगेट कर दें, बाइफरगेट मतलब डिवाइड कर दें दो में, तो आप समझिए, यहाँ मेरे बिजनेस का सिर्फ लिखें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो इसमें हम देखेंगे कि सेल्स हुई हैं 1 लाख की, परचेजेस हुए हैं 25,000 के, ठीक है। स्टाफ सैलरी गई है 10,000 की, हाँ, और एडिशनल एक्सपेंसेस 15,000 के। 1 लाख में से माइनस होंगे
तो बचा है 50,000। कॉमन सेंस लगाइए, इनकम, ये सेल्स जो है ये मेरी इनकम है, ठीक है। ये जो है मेरे एक्सपेंसेस हैं, इनकम में से एक्सपेंस हटाया और पॉजिटिव फिगर बची है, तो ये प्रॉफिट हुआ ना। तो मेरे को 1 लाख की सेल पे 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, 50% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब ये बहुत ही फायदे वाला बिजनेस है। लोग 1% 2% पे भी आजकल बिजनेस अपना चला लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन पे। मेरे को 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ये तो बहुत ही फायदे का बिजनेस है। यहाँ पे तो ज़ीरो दिख रहा था, ठीक है। अब ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, मैं बिजनेस की ओनर हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शंस अगर मैंने अलग यहाँ रख ली, ओनर्स ट्रांजैक्शंस, इसमें मैं देखूंगी कि मेरे को 50,000 बिजनेस में से आया, ठीक है। 50,000 बिजनेस का प्रॉफिट मैंने लिया। मैं ओनर हूँ, प्रॉफिट और कौन लेगा, मैं ही लूँगी, ठीक है। ओनर का ही होता है जो प्रॉफिट होता है, लॉस भी जो होता है वो ओनर का ही होता है। कोई बाहर वाला ना आपका प्रॉफिट लेगा ना आपका लॉस लेगा, ठीक है। तो बिजनेस का प्रॉफिट मेरे को 50,000 मिला, उसमें से मैंने फूड, क्लोथ्स और रेंट, घर के अपने रेंट पे स्पेंड किए कितने, 25,000, ठीक है। शॉपिंग मैंने करी 15,000 की, ठीक है। और पार्टी दी मैंने फ्रेंड्स को 10,000 की। तो ये मेरा जितनी भी कमाई थी, बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट था, ये ज़ीरो हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग रखेंगे और ओनर के ट्रांजैक्शंस अलग रखेंगे तो ज़्यादा कॉमन सेंसिकल नहीं लगता, ज़्यादा ये लॉजिकल नहीं लगता कि हमें समझ आएगा कि बिजनेस ज़ीरो पे नहीं, बिजनेस ने कुछ नहीं कमाया, ऐसे नहीं। बिजनेस ने 50,000 कमाए 1 साल की, 1 लाख की सेल पे, ठीक है। पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे बिजनेस प्रॉफिट को, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस ज़ीरो कर दे रहे हैं बिजनेस प्रॉफिट को, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग रिकॉर्ड करेंगे, उसमें ओनर का ट्रांजैक्शन नहीं घुसाएंगे, तो हमें बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगी, जो बहुत इस केस में बहुत अच्छी है, ठीक है। वही हमने ओनर के ट्रांजैक्शंस अगर साथ में लिख लिए तो हम बिजनेस डिसीजंस गलत ले लेंगे। हो सकता है हम यहाँ ज़ीरो देख के बिजनेस ही अपना बंद कर दें, ठीक है। और यहाँ हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, ओनर के ट्रांजैक्शंस अलग रखे हैं, तो हमें समझ आ रहा है हमारा बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमें कहीं ना कहीं कटौती करने की अपने पर्सनल एक्सपेंस में ज़रूरत है, ठीक है। ये सब क्लब्ड है, तो इसमें बिजनेस की गलती लग रही है, ठीक है। जहाँ गलत है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जहाँ हमें कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए फूड, क्लोथ्स और रेंट, ये तो एक नेसेसरी एक्सपेंस हो गया है, इसको कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन शॉपिंग, सपोज़ जहाँ नेसेसरी है, जो चीज़ों की ज़रूरत है उनकी शॉपिंग कर ली, जो एक्स्ट्रा ही कर ली है वो अवॉइड कर लिया। पार्टी भी अगर फ्रेंड्स को देनी है तो थोड़ी कम की दे दी, या अभी के लिए अवॉइड कर लिया, अपनी सेविंग्स रख ली। तो हमें बाइफर्गेट करने से समझ ये आ रहा है, बिजनेस और ओनर को अलग रखने से ये समझ आ रहा है कि बिजनेस परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, ओनर
कि एक्सपेंसेस में गड़बड़ है, यहाँ पे एक साथ में नहीं समझ आता, ठीक है। ये तो छोटी सी ट्रांजैक्शन है, थोड़े से नंबर है, ठीक है। हो सकता है इनमें एक बार में आपको समझ भी आ जाए, लेकिन जहाँ कितनी हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और बीच बीच में मिक्सड होंगी, ये ऐसे फूड शॉपिंग पार्टी एक साथ ओनर की एक साथ बिजनेस की नहीं, बीच बीच में मिक्सड होंगी और हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी, उसमें समझ भी नहीं आएगा। तो आप बिजनेस डिसीजन भी गलत ले लेंगे, और जहाँ आपको एक्चुअली कंट्रोल करना चाहिए अपना पर्सनल एक्सपेंस, वो भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इस लॉजिक से अकाउंटेंसी में, ध्यान से सुनिए, इस लॉजिक से अकाउंटेंसी में हम बिजनेस को अलग रखते हैं, ओनर को अलग मानते हैं, इनको कंबाइन नहीं करते। बिजनेस को अलग मानते हैं, ओनर को अलग मानते हैं। क्यों मानना ज़रूरी है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ताकि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस आप गलत ना निकालें, बिजनेस डिसीजंस आप गलत ना लें, ठीक है। और इवन व्हेन यू कीप योर पर्सनल ट्रांजैक्शंस सेपरेट, आपने अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस सेपरेट रखी, तो आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे भी आप बेटर कंट्रोल बना पाएंगे अगर आप उसको बिजनेस से क्लब ना करें, ठीक है। इसलिए अकाउंटेंसी में बिजनेस हम अलग रखते हैं, ओनर अलग रखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, वो रजिस्टर्स जिनमें आप अकाउंट्स बना के लिख रहे हैं, अकाउंटेंसी इंफॉर्मेशन, आप सिस्टमैटिक तरीके से फाइनेंशियल मैटर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के साथ, वो आपकी रजिस्टर्स जिनमें आप लिख रहे हैं वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन आएंगी, ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर की ट्रांजैक्शन आएंगी, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी के लिए बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की अलग बनेंगी, ओनर की अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर उसने बनानी है तो वो अलग बनेंगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटिटी कंसेप्ट। हमारी एंटिटी वो है जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी एंटिटी है, यहाँ पे हमारी एंटिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम सिंस हम बिजनेस की बुक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। मैंने लिखा है एंटिटी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सिंस, ये 3 डॉट्स सिंस होते हैं, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप लिख रहे हैं सिर्फ वही आपकी एंटिटी है। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस लिखनी है तो वो आपकी एंटिटी बन जाती है। ओनर की पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ एंटिटी ओनर है, ठीक है। इफ ओनर्स पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अगर ओनर अब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता मेंटेन करता है या करती है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
वो एंटिटी होगा, उसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं डालेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इन दोनों को अलग रखने का लॉजिक क्या है, ताकि आप गलत डिसीजंस ना ले, आपके मनी मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे आपका बेटर कंट्रोल रहे। ठीक है, अब एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट समझिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं उसको। ये मैं रब कर लेती हूँ। अब आप समझिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत टाइप की होती हैं। ये आप अपने बिजनेस स्टडीज में शायद पढ़ेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत टाइप की होती है। ठीक है, उनमें से एक हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, PROPRIETORSHIP। इसका मतलब क्या है? सोल मतलब सिंगल, अकेला। प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप, अकेला ओनर। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, 1 महीने में वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस मैं जज कर रही हूँ। ठीक है, मैं अकेली ओनर हूँ। मैंने एक दुकान खोली स्टेशनरी की, या मैंने एक किराने की दुकान खोली। ठीक है, उसकी मैं अकेली मालिक हूँ। तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चलाती हूँ, मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, और मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, अकेली ओनर हूँ। ठीक है, इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, पर मेरे को ये नेम बेटर लगता है पर्सनली, बिकॉज ट्रेडिंग का एसेंशियली मतलब होता है गुड्स खरीद के बेचना, मैन्युफैक्चर करना नहीं। पर हो सकता है ना कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, हो सकता है मैंने फैक्ट्री डाली है, मैं अकेली ओनर हूँ और अपना माल खुद बना के आगे बेचती हूँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बेटर नेम है। ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स थोड़े इंस्टिंक्टिवली इंक्लूड नहीं होते, ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं होते, तो दिस इज़ अ बेटर नेम। तो हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, कुछ नहीं, बिजनेस है, बिजनेस का एक ही मालिक है। ठीक है, दूसरा हो सकता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो फर्म, वो बिजनेस है जिसमें दो से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस करते। सपोज मैंने सोचा मैं अकेली पूरा बिजनेस का रिस्क नहीं उठाती, पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाती, नुकसान भी मेरे अकेले का होगा। या फिर मैंने सोचा कि चलो दो लोगों के साथ बिजनेस, मतलब एक और इंसान को मिला के साथ में बिजनेस करूँगी, या 2 से ज़्यादा और लोग आएंगे बिजनेस करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी लगा पाएंगे, बिजनेस भी बड़े स्केल पे कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, एक और आता है कंपनी, इसी को कॉरपोरेट भी बोलते हैं। वो जहाँ पे मल्टीपल ओनर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो मैं वो कंपनी की शेयर होल्डर बन गई, मतलब ओनर बन गई। जनरली कंपनीज के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं। तो भले ही आपका एक ओनर वाला बिजनेस है,
भले ही आपके 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं बिजनेस के, भले ही आपके बिजनेस के कई ओनर्स हैं, कभी भी बिजनेस अलग रहेगा, ओनर अलग रहेगा अकाउंटेंसी के लिए। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बिजनेस रिकॉर्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, ओनर की ट्रांजैक्शन उसके पर्सनल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड करते बैठेंगे अगर उनको करनी है तो। ठीक है, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर भले एक हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, कई सारे हो, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस, ओनर के पर्सनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं आते हैं, सिर्फ बिजनेस के आते हैं। इसलिए बिजनेस अलग, ओनर अलग। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ओनर अलग है, ये डिफरेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल मैटर्स की इंफॉर्मेशन आएगी। अब समझिए, अब पहला पॉइंट हमने देख लिया एंटिटी कंसेप्ट में कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि मैंने नया नया बिजनेस खोला है, 1 मंथ की परफॉर्मेंस उसकी चेक कर रही हूँ। सपोज मैंने नया बिजनेस खोला है, जब वो खोला था नया बिजनेस, सपोज वो किराने की शॉप है या गारमेंट स्टोर है, कपड़े बेचने की शॉप है, या फिर स्टेशनरी शॉप है, कुछ भी, मैंने एक दुकान खोली है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, वो दुकान में अगर गारमेंट स्टोर है, मैं कपड़े बेच रही हूँ, तो मेरे को कुछ कपड़े खरीदने भी तो पड़ेंगे बेचने के लिए। ठीक है, कॉमन सेंस है, जो खरीदूंगी वो आगे प्रॉफिट पे बेचूंगी। तो मैंने कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ चीज़ें खरीदी, उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक खरीदा, सामान खरीदा जिसको मैं आगे बेचूंगी। ठीक है, सपोज मैंने एक एम्प्लॉय रखा, ठीक है, वो दुकान रेंट पे ली, उसके लिए भी मेरे को कैश चाहिए। ठीक है, कैश। ठीक है, सपोज मैंने वो दुकान में शुरू में बैठने के लिए टेबल चेयर रखा, कस्टमर्स के बैठने के लिए चेयर्स रखी, कुछ कपड़े हैंग करने के लिए वो रैक्स खरीदे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ फर्नीचर खरीदा, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में लगती हैं। ठीक है, सपोज मैंने कंप्यूटर खरीदा बिल बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस अपने आप ही शुरू में ले आएगा? नहीं, ऑब्वियसली ओनर को ही देनी पड़ेगी, ओनर को ही सामान लाना पड़ेगा जो आगे बेचेंगे, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ओनर को ही कुछ कैश लाना पड़ेगा डेली एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए शुरू में लाना पड़ेगा। फर्नीचर कुछ चाहिए होगा आपकी शॉप में। ठीक है, आपने कंप्यूटर, दूसरी चीज़ें भी आप खरीदेंगे, लाइटें, पंखा लगाएंगे अगर ऑलरेडी नहीं लगा हुआ है, आप एसी लगाएंगे या कूलर लगाएंगे अपने शॉप में। ठीक है, तो वो सब के लिए पैसे और वो सब सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली ओनर देगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो भी चीज़ें ये ओनर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है, फर्नीचर उसने कहीं से खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, कैश वो और ला के कैश ड्रॉर में रख रहा है, स्टॉक उसने खरीदा है ओनर ने। ठीक है, ये सारे पैसे वो बिजनेस में लगा रहा है। जितने भी पैसे एक ओनर बिजनेस में अपने लगाए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो ओनर खुद पैसे बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पैसे, ये सारी चीज़ें जो इन्वेस्ट करी हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है शुरुआत में भी लगे,
हो सकता है बिजनेस के दौरान भी लगे, 4-5 महीने हो गए, हो सकता है मेरे को और थोड़े रैक्स की और थोड़े फर्नीचर की ज़रूरत पड़ रही है बिजनेस में, ठीक है, और मैंने एज एन ओनर और ख़रीद लिए और अपने बिजनेस में रख लिए। तो ये कैपिटल जो है ये इनिशियली या बिगिनिंग में, शुरुआत में इनिशियली भी इन्वेस्ट हो सकता है नए नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है और बीच में पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ गई है एक्सपैंड करने के लिए, या कुछ नई चीज़ लाने के लिए, या थोड़ा और स्टॉक खरीदने के लिए, कि अब मैं सिर्फ, अभी तक के मैं गारमेंट शॉप थी तो मैं सिर्फ लेडीज़ वेयर बेचती थी, अब मैं किड्स वेयर, मेंस वेयर भी बेचूंगी, तो उसके लिए पैसा मैंने और लगाया अपने बिजनेस में, तो और स्टॉक खरीदा, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, चलते हुए बिजनेस में भी लग सकता है, या शुरुआत में तो ऑब्वियसली लगेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल वो चीज़ है जो ओनर अपने बिजनेस में लगाए, ठीक है, इतना समझ गए। अब अकाउंटेंसी के लिए हमने देखा है बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, नंबर 1। नंबर 2, जो ओनर पैसे और दूसरी चीज़ें बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में ध्यान से सुनिए, ये सबका इंटरकनेक्शन है, अभी आपको समझ आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजैक्शंस के टाइप्स बताए थे, अगर आपको याद होंगे। ट्रांजैक्शन टाइप्स बताए थे, ठीक है। ये बोला था एक ट्रांजैक्शन का टाइप है जहाँ इमीडिएट एक्सचेंज हो गया, एक हाथ ले एक हाथ दे। ये दूसरा बताया था जहाँ पे हमने सिर्फ दिया है, अभी कुछ लेना बाकी है। तीसरा बताया था जहाँ पे हमने सिर्फ लिया है, देना बाकी है। इनमें मैंने आपको बताया था कि डुअल एस्पेक्ट में, ऐसे वाले ट्रांजैक्शन में इसके एक अकाउंट आएंगे, इसका एक अकाउंट आएगा। ये क्या होते हैं? कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विस, है ना। यहाँ होता है कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विस, कंज्यूमेबल, लिया, ठीक है। यहाँ पे एक ही एस्पेक्ट आएगा, पहलू एक, इसका इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, क्योंकि क्रेडिट उधारी की ट्रांजैक्शन है, ये दोनों ही, तो उसमें पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी लिख के रखेंगे। ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है और ओनर अलग है, ठीक है, तो आप समझिए इसमें जो कैपिटल ओनर ला रहा है बिजनेस में, वो ये वाली हो रही है। ये आपका बिजनेस है, इसको आप एंटिटी बोल देते हैं क्योंकि आप इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये एंटिटी है आपकी, ठीक है, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये सब चीज़ें ओनर ला रहा है, तो एक हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास स्टॉक कितना है, कैश कितना है, फर्नीचर कितना है, कंप्यूटर कितना है। दूसरा हम रिकॉर्ड करेंगे ओनर का अकाउंट, ठीक है। वैसे ही जैसे किसी आउटसाइडर से अगर हमने सप्लायर से माल खरीदा है, अभी पैसे नहीं दिए, तो सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे और लिखेंगे कि इतना माल, इतना पैसा हमें ये सप्लायर को देना बाकी है, रिकॉर्ड्स में लिख के रखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। वैसे ही हम यहाँ पे भी ये सब चीज़ें आई हैं, जो चीज़ें आई हैं उनका भी रिकॉर्ड करेंगे,
और ओनर को हमने इतने पैसे वापस देने हैं, ये भी रिकॉर्ड करके रखेंगे ओनर के अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो ओनर और बिजनेस की आपस में ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी, वैसे ही जैसे बिजनेस एक आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर का अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, और क्योंकि ओनर जो भी चीज़ें लाता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं, इसलिए ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, ओनर का अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट में क्या दिखेगा? वही सब चीज़ों की टोटल वैल्यू दिखेगी जो ओनर लेके आया है। कॉमन सेंस लगा के समझिए। आज अगर मैंने बिजनेस खोला है, ये दुकान खोली है कपड़े बेचने की, ठीक है, तो मैंने इतना सब जो पैसे लगाए हैं, फर्नीचर खरीदा है, कैश रखा है, स्टॉक खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है, सपोज मेरा ये सब मिला के एक फिगर मान लेते हैं 5 लाख रुपए लग गए बिजनेस स्टार्ट करने में। ठीक है, अब मेरा एम क्या है, मेरा उससे एम्बिशन क्या है, एम क्या है कि मैं ये 5 लाख रुपए रिकवर करूं या बिजनेस को डोनेट कर दिए मैंने। मैं चाहूंगी ना बिजनेस मुझे ये 5 लाख रुपए वापस दे, ठीक है, ये भी रिकवर करके दे कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया है, हाँ, और साथ में मुनाफा भी कमा के दे। भले इमीडिएटली नहीं, धीरे धीरे, हो सकते 1 साल 2 साल लगे, कुछ महीने लगे अगर बिजनेस आपका बहुत अच्छे से चल गया, या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लगे। तो लेकिन अल्टीमेटली मैं चाहूँगी कि जितना मैंने पैसा लगाया है उतना मेरे को वापस मिले। तो बिजनेस ओज मी दैट मनी। कॉमन सेंस से सोचिए, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है टू पे मी। ठीक है, तो मैं बिजनेस की क्या बन जाऊंगी? ओनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी, ये ओनर का अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस की ड्यूटी टू पे है। अगर बिजनेस अलग है, मैं अलग हूँ, तो बिजनेस की ड्यूटी है कि मेरा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे वापस दे, ऊपर से प्रॉफिट भी दे। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझिए, एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगी। दूसरी बात, बिजनेस और ओनर की आपस में ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। ठीक है, और जितना भी पैसा ओनर ने लगाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और ओनर के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ओनर सामान, पैसे और बाकी की चीज़ें बिजनेस में लगाता है मॉनेटरी टर्म्स में जिनकी वैल्यू हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को कैपिटल कहते हैं, इसलिए ओनर के अकाउंट को भी कैपिटल कहते हैं। कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ लिया है, देना बाकी है, ड्यूटी टू पे है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ओनर चाहेगा कि जितना पैसा लगाया है वो किसी ना किसी दिन मुझे वापस मिले। ठीक है, और एम तो यही रहेगा कि उस पर प्रॉफिट्स भी बहुत सारे कमा लें। ठीक है, इसलिए ओनर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। अगर ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है
जो ओनर ने बिजनेस में डाला है, यहाँ मैंने ओनर लिख दिया, यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डाला है, अगर ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो हो सकता है ना ओनर बिजनेस से कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले भी। अब मेरी दुकान है, दुकान में मेरा 20,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे अपनी छोटी बहन भाई का फ़ीस पे करनी है, सपोज़ 10,000 फ़ीस पे करनी है, तो मैं अपने दुकान से निकाल सकती हूँ ना, मैं अकेली ओनर हूँ, तो हो सकता है मैं अपने दुकान से निकाल लूँ। या पार्टनरशिप फर्म भी है तो मैं अपने पार्टनर्स को बोलूँगी कि भाई मैं इतना अभी पैसा निकाल रही हूँ, ठीक है, तो ओनर निकाल सकते हैं। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ओनर ने कुछ लिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ओनर ने कुछ लिया है, तो ये हो गया, ठीक है, ये वाली सेकंड वाली ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, ये सेकंड वाली ट्रांजैक्शन होगी। तो इसमें अगर इसमें लाइबिलिटी हो रही है तो इस केस में लाइबिलिटी कम हो रही है, माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। अगर मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये कैश डाला है, उसमें से मैंने फीस पे करने के लिए 10,000 रुपये निकाल लिया है, तो अब बिजनेस मुझे 10,000 रुपये कम, मतलब सिर्फ 40,000 वापस देने के लायबल है, तो इस केस में लाइबिलिटी कम हुई है। जब एक ओनर अपने बिजनेस में से कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए निकाल रहा है तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। जब डालता है तो कैपिटल बोलते हैं, जब निकालता है तो ड्राइंग्स बोलते हैं। समझिए, फिर से समझते हैं, रिवाइज करते हैं। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। हो सकता है ओनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हो, ठीक है, तो तब ओनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए खुद एंटिटी बन जाएगा, उसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। जब हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है, उसमें ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, लेकिन इन दोनों की आपस में ट्रांजैक्शन होना नेचुरल है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस को कैपिटल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए शुरू होने के लिए भी और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस भी, ठीक है, ये ओनर ही लगाएगा, तो दिस ऑल्सो वी विल ट्रीट एज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, और जो ओनर लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। एक ही साइड का हुआ है तो अभी ड्यूटी टू पे बैक है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। ओनर ने बिजनेस से कुछ निकाला है, ठीक है, तो वो हमारी लाइबिलिटी को कम कर देता है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस और ओनर की अलग अलग बिजनेस और ओनर की आपस में भी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं तो इनकी आपस में भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। तो जो ओनर ने पैसे और दूसरी चीज़ें, पैसों से खरीदी हुई दूसरी चीज़ें जो बिजनेस में लगाई हैं, वो ओनर को वापस करने की बिजनेस की लाइबिलिटी ड्यूटी है, तो इसलिए ओनर का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी है। ओनर अपने लगाए हुए पैसों में से अगर, या लगाई हुई चीज़ों में से, हो सकता है 2 चेयर, सारे फर्नीचर में से 2 चेयर मैं अपने घर के लिए ले गई हूँ, ठीक है, तो वो 2 चेयर की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, जो पैसों में उसकी वैल्यू होगी, वो ड्राइंग होगी मेरी। तो ओनर अगर
अपने लगाए हुए पैसों में से, अपने लगाए हुए चीज़ों में से कुछ अपने घर के लिए लेके जाता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। और ये ड्राइंग जो है ये बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर कम करती है, ठीक है। इतना अभी तक समझ आया? तो पहला है बिजनेस अलग, ओनर अलग। दूसरा पॉइंट है एंटिटी में, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। दूसरा पॉइंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर की आपस में ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं और वो आपस की ट्रांजैक्शंस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन होंगी, ठीक है। वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएंगी वो आपस की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगर ओनर ने कुछ बिजनेस में डाला है तो वो कैपिटल है, अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ निकाला है तो वो ड्राइंग्स है। कैपिटल में बिजनेस की लाइबिलिटी हो रही है, बिजनेस की क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमारी एंटिटी बिजनेस है। तो कैपिटल में तो अगर ओनर ने कुछ डाला है तो हमारी लाइबिलिटी है टू पे बैक, और ड्राइंग में हमारी वही लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। अब हमने एंटिटी कंसेप्ट में दो चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने यहाँ लिखा था उसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर की ट्रांजैक्शंस पर्सनल नहीं रिकॉर्ड होंगी। हमारी एंटिटी जब बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो एंटिटी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ओनर नहीं है, ओनर अलग है। वैसे ही अगर ओनर के पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारी एंटिटी ओनर हो जाएगा, उसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इनकी आपस में ट्रांजैक्शंस होना पॉसिबल है। अगर हमारी एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसका ओनर के साथ ट्रांजैक्शंस होना पॉसिबल है। अगर ओनर बिजनेस में कुछ डाल रहा है, दे रहा है, तो वो कैपिटल है जो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाता है। और अगर बिजनेस से कुछ निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग्स हैं जो ये लाइबिलिटी को कम कर देता है। और ओनर के अकाउंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर के अकाउंट को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है कैपिटल अकाउंट। अभी तक के इतना क्लियर है? तो आप प्लीज़ ध्यान से ये बात सुनिए, आपका एंटिटी कंसेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट पूरा हो गया, लेकिन ये समझाते हुए मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आगे समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हैं, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए कि ये एंटिटी कंसेप्ट यहाँ तक के ये पूरा हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको एंटिटी कंसेप्ट पूछेंगे तो आप इतना ही लिखेंगे, क्योंकि यही एंटिटी कंसेप्ट है। जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए, आपकी अकाउंटेंसी पे पकड़ बढ़ाने के लिए वो एंटिटी कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो अब मैं बता रही हूँ स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, लिख लीजिए।
अंडरस्टैंडिंग है जो अब बताने वाली हूँ, नॉट पार्ट ऑफ एंटिटी कंसेप्ट। पर यहाँ समझाना इसलिए मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि अभी आप एंटिटी कंसेप्ट समझते समझते ये बात भी समझ जाएंगे। सो स्ट्रिक्टली यहाँ लिखे, स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, नॉट पार्ट ऑफ एंटिटी कंसेप्ट। अब मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी है, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का लेन देन, गिव एंड टेक, ठीक है। कौन सी चीज़ों का लेन देन? कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, या कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमेबल विद अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा है, ट्रांजैक्शन का एक टाइप है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए एंटिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम, ये पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं, इसको हम ई कर देते हैं बिकॉज ये हमारा एंटिटी है। कभी भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी एंटिटी कौन है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंटिटी के नज़रिए से वो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे। मतलब वो ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट, एनालाइज करना ट्रांजैक्शन को मतलब क्या, दो इफ़ेक्ट होते हैं, डुअल एस्पेक्ट, ठीक है, दो पहलू, दो इन्फॉर्मेशन। वो दो इन्फॉर्मेशन आप इसके नज़रिए से निकालेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, इसके नज़रिए से नहीं। कैसे? अब आप समझिए कि मैंने ये दुकान खोली है, गारमेंट शॉप, जो मैं आपको तब से एग्जांपल दे रही हूँ कपड़े ख़रीदने के लिए। मैंने फर्नीचर ख़रीदा है, ठीक है, फर्नीचर ख़रीदा है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने फर्नीचर ख़रीदा है, उसके बदले मैंने कैश पे किया। अब ये है फर्नीचर डीलर, मैं हूँ गारमेंट शॉप एंटिटी, GARMENT, गारमेंट शॉप, कपड़े बेचने वाली दुकान। ये फर्नीचर डीलर। अब मैं भले ही कपड़े बेचती हूँ, मेरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी, खुद के बैठने के लिए टेबल चेयर, कुछ शेल्व्स अपने कपड़े डिस्प्ले करने के लिए, कस्टमर्स के बैठने के लिए जगह, एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए जगह, ठीक है। तो वो मुझे फर्नीचर की ज़रूरत है, जो मैंने फर्नीचर ये फर्नीचर डीलर से ख़रीदा है, ठीक है। अब आप देखिए, मेरे लिए ये फर्नीचर प्रॉपर्टी है, मेरे लिए ये फर्नीचर प्रॉपर्टी है, या उसी का दूसरा नाम अकाउंट्स में है एसेट। मेरे लिए ये फर्नीचर एसेट या प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके लिए ये फर्नीचर गुड्स है, इसके लिए ये फर्नीचर गुड्स है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ये बेच रहा है, जिसमें ये डील करता है, वो गुड्स है। इसके एंगल से ये रेगुलर सेल्स है, रोज़मर्रा जो सेल्स होती रहती हैं वो है। लेकिन मेरे एंगल से मैंने एक एसेट खरीदा है, एक प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके एंगल से इसने सिर्फ सेल्स करी है। तो इसीलिए एक ही ट्रांजैक्शन है, पर मेरे लिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके लिए इसने सेल्स करी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने सपोज़ कार खरीदी है, ठीक है, ये बिज़नेस ने कार खरीदी है, बड़ा बिज़नेस है, आपके एम्प्लॉयज़ के आने जाने के लिए, ओनर के आने जाने के लिए, ठीक है, कस्टमर्स के घर डिलीवरी करवाने के लिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि आप ये वाली चीज़ें भिजवा दीजिए हमारे घर पे, लॉयल कस्टमर्स, उनके घर
सामान भिजवाने के लिए, सामान उनको दिखाने के लिए कि वो ख़रीदें। उनके घर पे हम बेचते हैं सामान कि हम अपनी साड़ियाँ अपने वो डिस्प्ले कर देते हैं, हमारे एम्प्लॉई जाते हैं उनके घर पे, बेस्ट हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं, बड़े कस्टमर्स हैं, उनके घर पे जाता है, साड़ियाँ सारी लेके जाते हैं, उनमें से फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको दुकान तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सब काम के लिए मैंने एक कार ख़रीदी है। ठीक है, मैं हूँ गारमेंट शॉप, मैंने ख़रीदी कार है, ये मेरा गुड्स तो नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे लिए एसेट है, बड़ी बात है, मैंने कार ख़रीदी है। लेकिन यहाँ पे अगर कार डीलर है, सपोज़ मारुति की कार ख़रीदी है स्विफ्ट, मान लो यहाँ पे कार डीलर है जो वो मारुति की एजेंसी रहेगी, उसके लिए भी ये सेल्स है। ठीक है, रेगुलर सेल्स हैं, समझ रहे हैं? तो इसका सेम एक ही ट्रांजैक्शन में इसका नज़रिया अलग है। इसके लिए दोनों जगह पे प्रॉपर्टी या एसेट बन रहा है, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम ट्रांजैक्शन में सेल्स है। अब आप समझिए, सपोज़ मैं एक गारमेंट शॉप हूँ, अब मैंने आपको बोला कि मेरे को आगे कुछ साड़ियाँ बेचने के लिए ख़रीदनी भी पड़ेंगी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, गारमेंट शॉप हूँ, आगे बेचने के लिए मुझे अपने सप्लायर से ख़रीदनी भी पड़ेंगी साड़ियाँ, तो मैंने गुड्स ख़रीदे और कैश दिया, ये मेरा सप्लायर है। ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, मैंने सप्लायर से ही साड़ीज़ खरीदी। अब ये ट्रांजैक्शन में मैंने गुड्स अपने सप्लायर से ख़रीदा है, तो वो मेरे लिए परचेज है, मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए एक खर्चा है, वो मेरे लिए परचेज है। यहाँ सप्लायर के लिए, सप्लायर के एंगल से ये सेल्स है, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स, इसको, ये ट्रांजैक्शन को सेल्स नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरे लिए तो वो परचेज है ना। ठीक है, और सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको सेल्स लिखेगा, वो खुश होगा कि वाह मेरी बिक्री हुई, मेरे को थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, पैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब पैसे देने पड़ते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि शायद काश कम देने पड़ते, तो मेरे लिए वो परचेज है, सप्लायर के लिए सेल है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज आएगा, सप्लायर के नज़रिए से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप समझिए, ये आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ, ये एंटिटी कंसेप्ट का पार्ट नहीं है। बार बार ये इसलिए बता रही हूँ कि सपोज़ आपको एग्ज़ाम में सपोज़ पूछ लिया कि एंटिटी कंसेप्ट क्या है, तो आप इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सिर्फ ओनर और बिजनेस के रिलेशनशिप का है। लेकिन ये आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस जो आगे हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे, डबल एंट्री सिस्टम के साथ, सारी जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे हैं वो हमारे एंटिटी जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं उसके नज़रिए से रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि एंटिटी के नज़रिए से वही ट्रांजैक्शन में कुछ अलग हो रहा है, और ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से वो ट्रांजैक्शन में कुछ अलग हो रहा है। हम इनके नज़रिए का हमें क्या ही करना है, हमें अपना देखना है, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने नज़रिए से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए कोई भी सम, कोई भी प्रॉब्लम अकाउंट्स का हम सॉल्व करने से पहले, आगे हम सॉल्व इसके ऊपर, ये कंसेप्ट के ऊपर एक सम भी सॉल्व करेंगे, और जितने भी सम्स, जितने भी आगे आने वाले चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी एंटिटी कौन है, उसके नज़रिए से ही लिखेंगे। इसके नज़रिए से लिख दिया तो गलत कर दिया। एंटिटी हमेशा हमारे सम्स में ट्रांजैक्शंस कर रही होगी विद आउटसाइडर्स, हम उनके नज़रिए से नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत लिख देंगे। हम हमेशा एनालाइज करेंगे सबसे पहले कि हमारी एंटिटी क्या है, कौन है, और वो एंटिटी के नज़रिए से हम उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे।
मतलब उसके दोनों एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट, दोनों इन्फॉर्मेशन क्या है वो पता करेंगे और उसको हम यही एंटिटी के नज़रिए से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं एंटिटी कॉन्सेप्ट पे एक सम सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे आपके लिए आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अकाउंट्स बहुत इजी करने के लिए आप प्लीज़ बनाना अकेडमी फॉलो कीजिए और ये लेक्चर्स को शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर रिलेटिव्स हु विल नीड इट, ताकि मैक्सिमम शेयर्स और व्यूज़ आए तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे टू कीप मेकिंग मोर। ठीक है, थैंक यू।